यार आज तो मैं बताने ही वाला था उसको कि उसके शोहर का अफेयर चल रहा है। और तो और मैंने रोज़ और तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी एडिट करके रखी थी ताकि उसे दिखा सकूं, लेकिन वो लड़की मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही ना थी। उसने तो मुझे थप्पड़ मारा ही, लेकिन बाद में एक लड़का वहां आ गया और उसने मेरा ये हाल कर दिया। वो अस्पताल के बेड पर पड़ा बुरी तरह से करा रहा था जब क्रिस्टन उससे मिलने के लिए आई थी। मुझे ये सारा कुछ नहीं देखना और ना ही तुम्हारी फजूल बातें सुननी है। मुझे बस ये बताओ कि उस लड़की को ताशफैन की जिंदगी से दूर करने के लिए क्या किया है तुमने। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो अस्पताल के बेड पर जिंदा है या मर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था। हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उस लड़की को उस दाइश ने बहुत अच्छे तरीके से यकीन दिला के रखा है कि वो कुछ भी गलत नहीं करता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी तो सिर्फ एक वार किया है, ऐसे बहुत सारे वार होंगे। कभी ना कभी तो एतबार टूटेगा ही ना। मुझे बस उस लड़की का नंबर मिल जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। उस लड़की ने ठीक से उन तस्वीरों को देखा ही नहीं था। अगर देखती ना तो कभी भी मेरी बात को इग्नोर ना कर पाती। वो तस्वीरें उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिन्हें देखकर क्रिस्टन भी बौखला गई थी। ये तस्वीरें उसने ताशफैन के साथ कब बनवाई थी? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन ये किसी प्रोफेशनल एडिटर का काम था जिसने इतनी सफाई से तस्वीरें बनाई थी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। क्या हुआ, तुम भी धोखा खा गई ना? ये सारी तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन उसकी बीवी कभी नहीं पकड़ पाएगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने काम पर फखरिया अंदाज में बोला तो क्रिस्टन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। अच्छा बताओ, क्या खाओगी तुम? उसके लिए कुर्सी घसीटते हुए वो उसे बिठाता, खुद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उससे पूछने लगा था। सामने मेन्यू कार्ड पड़ा है, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ, वो खा जाने वाले अंदाज में कहती। मेन्यू कार्ड की तरफ देखने लगी थी। मायरा, मैं नखरे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बदतमीजी नहीं, वो सख्त लहजे में बोला। और मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, इसीलिए आप मुझसे बात ही ना करें। उसका अंदाज अब भी वैसा ही था। पर खाकर अकल ठिकाने आएगी क्या तुम्हारी? उसके दूसरी बार बदतमीजी पर वो उसे घूरते हुए इतनी सख्ती से बोला था कि वो हैरान रह गई। मुझे वापस जाना है। वो अचानक उठ खड़ी हुई थी, यानी कि थप्पड़ खा कर ही अकल आएगी। इस दफ़ा वो इतनी सख्ती से बोला कि उसे देख कर रह गई थी। फिर से वो, बैठ जाओ वापस। ये मत सोचना कि बीवियों के चोंचले उठाने वाला मर्द हूँ मैं। अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि तुम गलत फहमी का शिकार हो, वरना बीवियों की अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो तुम मायरा। ये ना हो कि अपनी हरकतों पर सिवाय पछताने के कुछ और हाथ ना आए। वो सारा लिहाज एक तरफ रखते इतने गुस्से से बोला कि मायरा को उसके इरादे खतरनाक लगने लगे। अगर आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे तो मैं आपके साथ एक सेकंड भी नहीं बैठना चाहूँगी। इस दफ़ा वो ज़रा ठंडे मिजाज से बोली थी। लहजे में इज्जत एहतराम शामिल था, यानी अक्ल ठिकाने आ रही थी। और अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगी तो जो तरबियत वो अंग्रेज़ हॉस्टल की वार्डन मिन्सा चाची की दुनिया में जाने के बाद तुम्हारी नहीं कर पाई, वो मैं करूँगा फिर। और वो अब भी उसे रियायत देने के मूड में नहीं था। अगर आपको लगता है कि इस तरह से मुझसे ये रवैया रखेंगे तो मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी तो बस बहुत कर ली बकवास। अब अगर तुमने एक दफ़ा भी अपने दिमाग में हमारी अलैदगी का ख्याल लाया ना तो मैं क्या करूँगा इससे तुम खुद भी वाकिफ़ नहीं हो। वो टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते हुए बेहद ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। आगे पीछे कैबिन्स में बहुत सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, लेकिन फैमिली कैबिन होने की वजह से कोई भी अंदर चलने वाले सीन को नहीं देख पाया था। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? हम पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं। उसने कम आवाज़ में समझाना चाहा, लेकिन उसके मिजाज की गर्मी पर थोड़ा घबरा ज़रूर गई थी वो। यही बात मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम नरमी और मोहब्बत की ज़ुबान समझती ही नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम जिस ज़ुबान को समझते हो हम उसी ज़ुबान में बात कर लेंगे। वो कंधे उचका कर सुकून से पीछे टेक लगा चुका था, जबकि मायरा खामोशी से सर झुका चुकी थी। जब अचानक एक वेटर वहाँ दाखिल हुआ। बताओ तुमने क्या खाना है? उसने कहा। उसने रिलैक्स मूड में पूछा तो मायरा ने फ़ौरन ही अपना ऑर्डर नोट करवाया। ये ऑर्डर लें और खाने के बाद एक आइसक्रीम और कड़क चाय। मुस्कुराकर वेटर को अपना ऑर्डर वो लिखवा चुका था, जबकि मायरा अब भी कुछ नहीं बोली, खामोशी से टेबल को देखती रही। उस वक्त उसका अपना भी उसे छेड़ने का मूड नहीं था, इसलिए खामोशी से अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। लेकिन आज वो एक बात समझ चुका था कि मायरा शायद नरमी से किसी बात को समझ नहीं सकती। वो लातों की ज़ुबान समझती है और जिस ज़ुबान को मायरा समझती है वो उसी में उससे मुखातिब होने वाला था। अब आगे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। मैं गरीब इंसान हूँ, पैसों की लालच में आ गया साहब जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे तो बस ये कहा गया था कि इब्राहिम को मारना है और मैंने उसी की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। मुझे कहाँ खबर थी कि 4 लोग मारे जाएंगे। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। खुदा के लिए मुझे फांसी पर चढ़ने से बचा लें।
4 दिन मुसलसल मार खाने के बाद आखिर वो ट्रक ड्राइवर आज बोल ही पड़ा था। वो इब्राहिम मुस्तफ़ा को मारना चाहता था। इसका मतलब था कि ये सच में जानबूझकर किया गया एक एक्सीडेंट था जिसमें उसे पैसे दिए गए थे। अब ये बात उन पुलिस वालों ने कैसे भी इब्राहिम मुस्तफ़ा तक पहुंचानी थी, लेकिन वो तो उस वक्त न्यूयॉर्क में था और न्यूयॉर्क का नंबर उनके पास नहीं था। तुम्हें इस काम के लिए किसने पैसे दिए थे और कितने पैसे लिए हैं तुमने? वो पुलिस वाला उसे मज़ीद मारते हुए पूछ रहा था। जनाब, मुझे इस काम के लिए बदर खान ने पैसे दिए थे। 4 महीने पहले भी मैंने एक्सीडेंट किया था, लेकिन उसमें इब्राहिम मुस्तफ़ा बच गया और इस दफ़ा बदर खान ने मुझे ज़्यादा पैसे दिए और कहा कि जो भी हो जाए ये आदमी बचना नहीं चाहिए। और मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। मुझे इस काम के लिए उसने 50 लाख रुपए की रकम दी थी। बदर खान, ये तो इब्राहिम का बहुत अजीज़ दोस्त है और इस एक्सीडेंट में उसका अपना भाई भी मरा है। इसका मतलब है कि इब्राहिम के साथ साथ उसके अपने भाई की भी दुश्मनी शामिल थी उसके साथ। पहले उसने इब्राहिम को मारने की कोशिश की और फिर उसने अपने भाई के साथ साथ 3 और मासूम लोगों को भी मरवा डाला। ज़रा गिरफ्तार करो इसे। पहले इससे इस प्लान के पीछे की वजह पूछते हैं। पुलिस वाला अपने लोगों को ऑर्डर देते एक कहर बरसाती नज़र उस ट्रक ड्राइवर पर डालता बाहर निकल गया था और छोड़ने वाला तो वो उससे भी नहीं था। सर, बदर खान मुल्क से फरार हो चुका है। उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा। उसके नौकरों का कहना है कि वो तकरीबन 3 हफ्तों से गायब है। पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर बुरी खबर सुनाई तो पता करा उसके बारे में। इब्राहिम साहब के वापस लौट कर आने तक हमें ये केस हल करना होगा। बदर खान को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। वो भी इब्राहिम साहब के आने से पहले पहले। वो ऑर्डर देते बोला। जी सर, इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें, हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और वो भी इंशाल्लाह इब्राहिम साहब के वापस आने से पहले पहले। वो यकीन दिलाते सैल्यूट करता बाहर निकल गया, जबकि डीएसपी उसे जाने की इजाज़त देते खुद भी उसी केस को हल करने के बारे में सोचने लगा। न जाने बदर खान कहाँ जा छुपा था। जहाँ भी छुपा था पुलिस उसे ढूंढ ही निकालेगी। वो ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है, क्योंकि डैनी उसे पहले ही बता चुका था कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि डैनी ने उसकी मुरम्मत करके उसे भेजा है। तो उसने ज़्यादा ध्यान ना देते रोज़ के ऑफिस का रुख किया। ताइश, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक बिना बताए तुम चले गए। वो उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि वो कुर्सी घसीट कर उसके सामने आ बैठा था। आई एम सो सॉरी रोज़, मुझे अचानक मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। असल में मैं तनावुश के कॉलेज गया था, क्योंकि रॉबिन वहाँ गया था और तनावुश को तंग कर रहा था। लेकिन वहाँ पर मेरे कज़न ने उसको काफ़ी मारा, क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ वहाँ काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा था और पता नहीं उसे कौन सी तस्वीरें भी दिखा रहा था। मुझे समझ नहीं आती कि रॉबिन क्यों उल्टे सीधे पंगे ले रहा है मुझसे। अगर इसे मुझसे कोई मसला है तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए। वहाँ मेरी बीवी के कॉलेज में क्यों गया? अगर यही सब कुछ चलता रहा रोज़ तो मुझे इसके खिलाफ़ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वो काफ़ी गुस्से से बोल रहा था। मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है। वो तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए उसके कॉलेज क्यों गया? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ पूछती हूँ और प्लीज़ तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। रॉबिन और क्रिस्टन आए दिन हमें तंग कर रहे हैं। रोज़ हमारी फिल्म की शूटिंग लेट से लेट होती जा रही है। हमें इस मसले का कोई हल निकालना होगा और तुम फिक्र मत करो, रॉबिन को मैं आज खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने सुना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त अस्पताल में। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे भाई ने मारा है लेकिन मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। शायद वो यही डिज़र्व करता था। तुम प्लीज़ अपना बीपी हाई मत करो, मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगी। तुम्हें इस मसले में पड़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे समझा रही थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गया। उसके चेहरे से वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो इस वक्त कितने गुस्से में। अगर वो खुद इस मसले को हल करने के लिए जाता तो यकीनन वो रॉबिन की हालत को मज़ीद बिगाड़ देता, जो उनकी फ़िल्म के लिए हरगिज़ अच्छी बात ना थी। रॉबिन क्यों पंगेबाजी कर रहा था उसके साथ वो खुद भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन कोई ना कोई वजह तो थी। वो नोट कर रही थी कि रॉबिन ताशफैन को ज़्यादा ही नापसंद करता है और आए दिन उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी करता रहता है, जिसके वो सख्त खिलाफ थी। उसने 2-3 दफ़ा तो रॉबिन को वार्न किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना रॉबिन कभी बाज नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाती हूँ, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। हम बाकी क्रिस्टन के साथ जो सीन अकेले में शूट करने वाले हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि जब तक रॉबिन ठीक नहीं होता तब तक वो फिल्म के लिए वापस नहीं आ सकता। तुम्हारे भाई को थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए था, ताकि हमारे हीरो की शक्ल तो ना बिगाड़ता। वो मज़ाहिया अंदाज में बोली तो ताशफैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि वो जिंदा है। अगर मेरे हाथ लग जाता ना वो और ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता, जान से ही मार डालता मैं उसे। ये तो डैनी था जिसने उसे सीधा छोड़ दिया जिंदा।
उसे समझाना कि आइंदा एहतियात करे वरना पछतावे के अलावा उसके हाथ में कुछ ना आएगा। वो साफ अल्फाज में उसे धमकी दे रहा था। उसे परवाह नहीं थी कि फिल्म पर कितना बुरा असर पड़ता है, लेकिन अब रॉबिन की कोई भी हरकत उसे बहुत बुरे हालात फेस करने पर मजबूर कर सकती थी। गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी है आपने? मुझे घर जाना है, सीधे घर चले। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं सिर्फ घर जाना है मुझे। मुझे नींद आ रही है बहुत सख्त। वो खाना खाने के बाद वापस घर जा रहे थे जब अचानक ही उसने समंदर से थोड़ा फासले पर गाड़ी रोक ली। साहिल समंदर की तरफ इस वक्त कोई भी नहीं था, जबकि मौसम इंतहाई खुशगवार था। थोड़ी देर ठंडी हवा लेने के लिए आया हूँ, या मजबूरी थी कि तुम्हें भी साथ लेकर आना पड़ा क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ आई हो। खैर देखो कितना प्यारा मौसम है, इंजॉय करो थोड़ी देर, फिर वापस चलते हैं। वो उसे कहते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जबकि मायरा ने गाड़ी से निकलने की भी जहमत ना की। तो तुमने फैसला कर लिया है मायरा बीबी कि तुम आसानी से मेरी कोई बात नहीं मानोगी? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मिन्नतें तरले मुझसे भी नहीं होते। अब तुम इस खुशफहमी में ना ही रहो कि मैं तुम्हारी वजह से अपना मूड खराब करूंगा। वो पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए बोला, जबकि मायरा इग्नोर कर गई। वो गाड़ी से नहीं निकली थी, मतलब यही था कि वो उसके साथ किसी रोमांटिक वॉक पर नहीं जाना चाहती। वो कंधे उचकाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा जब उसे पीछे से अचानक मायरा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो जानती थी वो बाहर खड़ा उसी का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था उसके साथ कहीं भी जाने का। अगर वो ये रिश्ता नहीं रखना चाहती थी तो उसके साथ फजूल में वक्त क्यों बर्बाद करती? उसके आने का कहने पर भी वो गाड़ी से नहीं उतरी थी, तो वारिक भी नाराज़गी से चेहरा फेर कर आगे की तरफ चला गया था। वो उसे साफ अल्फाज में कह चुका था कि वो उसकी मिन्नतें तरले हरगिज़ नहीं करने वाला, तो वो उससे ऐसी कोई उम्मीद रखे भी नहीं। जबकि आज उसके गुस्से करने पर वो इतना तो समझ चुकी थी कि वारिक का अंदाज़ अब पहले जैसा नहीं होगा उसके साथ, लेकिन फिर भी वो उससे कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी। उसके आगे की तरफ चले जाने के बाद वो दूर तक उसे देखती रही, जब अचानक उसे अपनी गाड़ी के शीशे पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो यहाँ एक अजीब गंदा सा बिखरे हुए सफ़ेद बालों वाला आदमी चेहरे पर धूल मट्टी से अपनी हालत ख़राब किए हुए अजीब अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सामने वाले दांत टूटे हुए थे और वो इतनी अजीब हरकतें कर रहा था कि मायरा को उससे खौफ महसूस होने लगा। वो अगले ही लम्हे चीख कर वारिक की तरफ देखने लगी। वारिक जो आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसके चीखने पर भागते हुए वापस आया तो देखा कि एक पागल आदमी अजीब से तरीके से गाड़ी को चारों तरफ से स्क्रैचेस डालने में मसरूफ था। उसके हाथ में लोहे की कोई चीज़ थी जिसके आगे नोक बनी हुई थी, जबकि मायरा के चीखने पर वो अपने काम और भी ज़ोरों शोर से करने लगा था। वारिक पहले अपनी गाड़ी के नुकसान को देखता उस आदमी को वहाँ से भगाने लगा। ओह, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? क्या कर दिया ये तुमने? सारी मेरी गाड़ी बर्बाद करके रख दी। वो उसके हाथ से लोहे की चीज़ छीनते हुए उससे बोला था, जिस पर वो तालियां बजाता फौरन वहां से भाग निकला। न जाने कौन सी खुशी मिली थी उसे उसकी गाड़ी की तबाही निकालकर। बेवकूफ़ लड़की, चीखने से बेहतर था कि तुम थोड़ा सा गुस्सा करके उस आदमी को वहां से भगा देती। वो पागल इंसान हर इंसान की गाड़ी खराब करता है। वो अपनी फेवरेट गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच देकर अच्छा खासा गुस्सा होने लगा था। हाँ, तो वो पागल आदमी मुझे भी तो मार सकता था ना, और आपने भी तो गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी। बंदा सड़क की साइड पर ही खड़ी कराता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो वो बंदा तुम्हें कुछ भी ना कहता। वो पागल इंसान है, अगर यहाँ आ सकता है तो वहाँ भी आ सकता था, और वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए मैं हरगिज़ इतनी जल्दी ना आ पाता। हाँ ठीक है, सारी गलती मेरी है। अब आप घर चलेंगे या नहीं? अब भी मटर गश्त करनी है आपने? वो उसे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। मायरा बीबी, अगर नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एंजॉयमेंट छोड़ दो। मैं इस गाड़ी पर रोने की बजाय अपने इस वक्त को बेहतर बनाना चाहूँगा। वो कंधे उचकाकर वापस समंदर की तरफ जाने लगा था, लेकिन इस दफ़ा मायरा का भी यहाँ रुकने का कोई इरादा न था, इसलिए वो भी तकरीबन भागते हुए उसके बराबर आ पहुंची। डर था कि कहीं पागल आदमी फिर से ना पहुंच जाए उसकी गाड़ी के पास। अब क्या मसला है, जाकर गाड़ी में बैठो ना, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो गुस्से से बोला था। अगर आप इंजॉय कर सकते हैं तो मैं भी तो इंजॉय कर सकती हूँ ना, और वैसे भी मैं अपने पैरों पे आ रही हूँ, आपके पैरों पर तो नहीं चल रही ना, जो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। और दूसरी बात, मैं आपके पीछे नहीं आ रही, आप मेरे पीछे आ रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप मेरे पीछे हो जाए। वो कंधे उचकाकर उसे 4 कदम आगे चलने लगी। न जाने क्यों वारिक को तंग करते उसे मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा। उसने मुड़कर देखा तो वारिक वापस की तरफ जा रहा था। वो एक दफ़ा फिर से फुल स्पीड में उसके पीछे आई थी। उसका दिमाग ख़राब थोड़ी था जो अकेले कहीं भी घूमने निकल जाती। अब क्या मसला है, जाओ ना, मेरे आगे आगे चलना था ना तुम्हें। उसके अपने पीछे आने पर वो उसे घूर कर बोला था, जबकि वो मुंह बनाती उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो काफ़ी देर रहा था वहाँ पर, जबकि मायरा भी उसके साथ रही थी। वो काफ़ी देर वहाँ पर रहा था और मायरा भी उसके साथ ही रही थी। उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने उस वक्त को बहुत एंजॉय किया था। वारिक समंदर में पत्थर फेंकता
तो वो भी वही हरकत करती और उससे ज़्यादा दूर फासले पर फेंकने की कोशिश करती, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो सिर्फ आवाज़ ही सुन पाते। अगर वारिक नंगे पैर चलता तो वो भी वैसा करती। उसकी नकल उतार कर उसे मजा आ रहा था, जबकि वारिक खूब नाराजगी दिखाता उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजार रहा था। वारिक, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो वापस गाड़ी में आकर बैठने लगा तो उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। उसके सीरियस अंदाज पर वो एक नज़र उसे देखता पूछने लगा, हाँ पूछो, लेकिन प्लीज़ ऐसी कोई बात मत पूछना जिससे मेरा मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि इस वक्त मैं अपने मूड को काफ़ी बेहतर बना चुका हूँ। वरना अपनी गाड़ी का नुकसान और तुम्हारे फजूल के नखरों का सारा गुस्सा तुम पर ही निकलेगा, जो मैं नहीं चाहता। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वारिक ने पहले उसे वार्न कर दिया था। शायद वो पहले ही जानता था कि वो कोई अच्छी बात नहीं करेगी, या फिर उसका इतना सीरियस अंदाज ही उसे वार्न कर चुका था। नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं करने वाली। वो अम्मा ने कहा था ना कि वो हमें हनीमून पर भेजना चाहती हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं कहीं भी जाने का। देखें वारिक, आप भी जानते हैं और मैं भी, हम दोनों इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं, और कहीं ना कहीं हमने ये ताल्लुक़ भी अपने मतलब के लिए जोड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हरगिज़ नहीं है। हमें एक दूसरे को फजूल में अजियत नहीं देनी चाहिए। बेहतर है कि हम अपने रिश्ते को समझें और इसे यहीं ख़त्म। हो गई शुरू फिर से बकवास। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ क्यों नहीं आती मिसेज, कि मैं तुम्हें किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, तुमने ये शादी अपने मतलब के लिए की होगी, लेकिन मैंने ये शादी अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने के लिए की है, अपने मरहूम चचा का आखिरी वादा पूरा करने के लिए की है। मैं नहीं जानता कि तुम इस रिश्ते को लेकर क्या सोचती हो या मेरे बारे में क्या सोच रखती हो। मुझे बस ये पता है कि अगर ये सब कुछ ना भी हुआ होता तब भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि ये रिश्ता मेरे बाबा और चचा ने तय किया था। उन लोगों का वादा था कि हम दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ बने, तो ये रिश्ता तो हर हाल पर कायम होना था। तुम्हें हर हालत में मेरा ही बनना था, और अब तुम मेरी बन चुकी हो, तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को आगे ज़िंदगी में कभी नहीं तोड़ने वाला। और जहाँ तक तुम इस रिश्ते को ख़त्म करने का सोच रही हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत जल्द ठिकाने लगा दूंगा मैं। और अब अगर तुमने कोई ये फजूल टॉपिक दोबारा छेड़ा ना, तो फिर जो होगा उसकी मुझसे शिकायत मत करना। वो अब भी बहुत आराम से बात कर रहा था, जबकि मायरा सर्द आह भर कर रह गई। वो उसकी पूरी बात को सुनने को तैयार ही ना थी। मैं नहीं जानती कि आप क्या समझना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं जाना चाहती। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे मायरा बीबी। वो क्या है ना, पाकिस्तान में शादी के बाद आगे पीछे जाने वाले फैसलों पर शोहर की मर्जी चलती है, बीवी की नहीं। बीवी का फ़र्ज़ है बस साथ चलना, और मैं अपनी माँ का दिल हरगिज़ नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने हम दोनों को कहीं बाहर भेजने का फ़ैसला किया है, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। और अगर अम्मा फ़ैसला ना भी करती तो मैं खुद भी कहीं बाहर जाने का इरादा रखता था तुम्हें लेकर। आखिर शादी के बाद एक अदद हनीमून ट्रिप तो बनता ही है ना, वरना बुढ़ापे में जाकर तुम मुझसे शिकायतें लगाया करोगी कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर ही नहीं गया था। नो बीवी नो, बुढ़ापे में तो मैं ऐसे ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने नहीं जाना। बस मायरा, एक लफ्ज़ और नहीं। शोहर की नाफरमान औरतें जहन्नुम में जाती हैं, और बीवियों को तंग करने वाले शोहर, उसने लगी लिपटी रखे बिना पूछा, उन्हें शायद इस जहान में वही बीवी मिलती होगी फिर, क्योंकि शोहर के लिए इससे बड़ी और सज़ा क्या हो सकती है। वो कंधे उचकाकर बोला तो मायरा उसकी पूरी बात समझ आने पर घूर कर रह गई उसे, जबकि अपने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को बड़ी खूबसूरती से छुपा गया था, जबकि वो मुंह बनाकर एक बार फिर से चेहरा फेर गई थी। अगर इतनी बुरी सज़ा हूँ मैं, तो छोड़ दे मुझे, क्यों ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ निभा रहे हैं। वो दूसरी तरफ चेहरा किए बोली थी, एडवेंचर्स पसंद है मुझे। बुढ़ापे में अपने पोतों को कहानियाँ सुनाने के लिए कुछ तो टॉपिक होने चाहिए ना। मैं उन्हें किस्से सुनाया करूँगा कि तुम्हारी दादी को झेलना कितना मुश्किल था। मुझे यकीन है वो लोग मेरे ज़ब्त और सब्र की मिसालें दिया करेंगे। वो अब भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया। बस कर दें, अब मेरे सर में दर्द होने लगा। वो गुस्से से उसे घूर कर बोली, तो बस कर दो ना, तुम कुछ बोलो ना और ना ही सुनो मुझसे। वो अब भी सब कुछ उसी के सर पर डाल रहा था। तो खामोश रहने दे मुझे, आप खुद मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं। हाँ बीबी, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। ठीक है, नहीं कहता मैं कुछ, अब तुम भी अपना मुंह बंद रखना। वो गाड़ी चलाते अपने चेहरे पर एक बेहद मुस्कुराहट लिए हुए था, जिसे देखने के बाद भी मायरा कुछ नहीं बोली।